पूरी दुनिया सांस थामे मंगलवार का इंतजार कर रही है जब ट्रंप की गालिबाज धमकी का अल्टीमेटम खत्म हो रहा है, जब उन्होंने कहा था कि मैं ईरान पर नर्क बरसा दूंगा। इस बीच सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनी पहली बार सामने आए, और न सिर्फ सामने आए हैं बल्कि वॉर रूम में दिखाई दिए। इसका मतलब ईरान अब तापमान बढ़ाना चाहता है। आपके सामने मुश्तबा खामेनी पहली बार वॉर रूम में सामने आए हैं। न सिर्फ पब्लिकली दिखाई दिए हैं पहली बार, बल्कि दिखाई भी दिए हैं तो वॉर रूम में। यानी कि वो न सिर्फ ईरान की जनता बल्कि दुनिया को यह संदेश दे रहे हैं कि ही मीन्स बिजनेस, और वो शांति के लिए सामने नहीं आए हैं। अगर वो किसी और मंजर में सामने आए होते तो बात समझ आती, यानी ईरान अब मामले को और उग्र करने वाला है। याद कीजिएगा, इसी मंच पर आज सुबह मैंने आपको बताया था कि ईरान के एक जनरल ने कहा था कि हमारे पास अमेरिका के लिए एक सरप्राइज है। यानी कि मंगलवार को अमेरिका हमला तो करे, उसके बाद उन्हें ऐसा शॉक लगेगा जिसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इससे पहले कि मैं आपको मंजर दिखाऊं जब सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनी वॉर रूम में आए, मैं आपको बतलाना चाहता हूं दो बड़ी चीजें हो रही हैं दोस्तों। पहली बात, व्लादिमीर पुतिन, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूरोप को झटका दिया है और कहा है कि अब तेल का व्यापार चाइनीज करेंसी में होगा। और दूसरी बड़ी बात, एक्सियस की खबर है जो बहुत मायने रखती है। एक्सियस की खबर, ईरान और अमेरिका में जो लोग युद्ध विराम करवाने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी पहली कोशिश है कि 45 दिनों का युद्ध विराम हो और उसके जरिए इस पूरे इलाके में शांति लाई जाए। क्या इसमें कामयाबी मिलेगी, हम इसकी चर्चा करेंगे। मगर सबसे पहले दोस्तों, वो मंजर जब सुप्रीम लीडर सामने आते हैं और सीधा ईरान के वॉर रूम में घुसते हैं। अपने पूरे स्क्रीन पर इस मंजर को देखिए। और ऐसा क्यों दोस्तों? क्योंकि अमेरिका और इस्राएल लगातार ईरान के सिविलियन इलाकों पर हमला कर रहे हैं। आपके सामने प्रेस टेलीविजन की खबर जो मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूं, और मैं फिर उसका हिंदी में अनुवाद करूंगा। यह खबर कहती है, अकॉर्डिंग टू तेहरान इमरजेंसी सेंटर, एटलीस्ट 6 innocent children, 4 girls, 2 boys, all under 10 were martyred in last night's American-Israeli attacks on Tehran province। सरल शब्दों में कहा जाए, 6 बच्चों को अमेरिका और इस्राएल ने मौत के घाट उतार दिया है। सबकी उम्र 10 साल से कम की थी। इससे पता चलता है किस तरह से अमेरिका जो है ईरान पर दबाव डाल रहा है, बच्चों को मार के, कॉलेजेस को बर्बाद करके, स्कूल्स को बर्बाद करके, वहां के न्यूक्लियर प्लांट्स पर हमला करके। और दुनिया लगातार चेतावनी दे रही है कि न्यूक्लियर प्लांट्स पर हमला मत कीजिए, मगर शायद अमेरिका और इस्राएल की कान में जूं तक नहीं रेंग रही है। मगर यह बात भी सही है कि ईरान भी पीछे नहीं हट रहा है दोस्तों। अब मैं आपको एक एक करके बताना चाहता हूं कि किस तरह की तबाही ईरान इस्राएल के अंदर मचा रहा है। सबसे पहले वो मंजर जब एक मल्टी वॉरहेड मिसाइल जो है वो इस्राएल के अलग अलग ठिकानों, ऑक्यूपाइड इलाकों पर आके गिरता है, देखा जाए। अब मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, इसी मंच पर मैंने आपको आज सुबह बताया था कि किस तरह से हाइफा पर बड़ा हमला किया ईरान ने। यह एक इंडस्ट्रियल सिटी है दोस्तों। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि हमले के बाद का मंजर, तबाही का मंजर जो कयामत से कम नहीं था। देखिए क्या हुआ था। और दूसरी तरफ दोस्तों एक और बड़ी खबर आ रही है। वो बड़ी खबर क्या है? एक्सियस के मुताबिक 45 दिनों की युद्ध विराम की कोशिश हो रही है, उसकी हम चर्चा करेंगे दोस्तों। मगर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पश्चिमी यूरोप को एक करारा तमाचा मारा है। रशियन आर्मी का यह बयान आपके स्क्रीन पर, जिसमें कहा गया है, ब्रेकिंग, Russia announces that all future and gas deals with Europe will be priced in the Chinese yuan। सरल शब्दों में कहा जाए कि अब गैस को लेकर जितने भी समझौते होंगे वो चाइनीज मुद्रा, चाइनीज युआन में होंगे। इसके मायने क्या हैं, बस कुछ लम्हों में मैं आपको बताने वाला हूं। मगर सबसे पहले सुनिए व्लादिमीर पुतिन कह क्या रहे थे।
Иран выполнял все взятые на себя обязательства по известному соглашению, о котором мы сейчас упомянули. Все. К Ирану невозможно предъявить никаких претензий. Затем Соединенные Штаты в одностороннем порядке решили выйти из этого соглашения, а европейцы продолжили требовать от Ирана, чтобы он выполнял взятые на себя обязательства. Ну это, вы уж меня простите, но это какой-то бред. Не Иран же вышел из этого соглашения. США вышли. Бывший президент Трамп взял и принял решение выйти из соглашения. А европейцы говорят, да, это не очень хорошо, что американцы вышли, но вы, иранцы, все соблюдаете. С какого хрена-то иранцы, извините, так по-русски звучит грубовато немножко. दोस्तों, आपके जहन में एक सवाल होगा और कुछ हद तक कंफ्यूजन भी होगा। अगर व्लादिमीर पुतिन ने यह कहा है कि अब हम तेल और उसका व्यापार कारोबार चाइनीज युआन में करेंगे, तो इसके मायने क्या हैं? सरल शब्दों में यह डोनाल्ड ट्रंप को एक करारा तमाचा है। सरल शब्दों में यह अमेरिकी डॉलर के वर्चस्व को चुनौती दी गई है, उसकी ताकत को चुनौती दी गई है। कैसे? अब मैं आपको बताने जा रहा हूं। रशिया ने कहा है कि अपने भविष्य में यूरोप उसके तेल गैस खरीदेगा तो पेमेंट यूएस डॉलर या यूरो में नहीं बल्कि चीन के युआन में करनी पड़ेगी। इसका असली मतलब क्या है? नंबर एक, डॉलर सिस्टम को चैलेंज करने की कोशिश। अभी तक ग्लोबल ऑयल ट्रेड मोस्टली डॉलर यानी पेट्रो डॉलर सिस्टम में होता था। रशिया दिखाना चाहता है कि अब वो डॉलर पर निर्भर नहीं है। ये डी डॉलराइजेशन की दिशा में यानी डायरेक्शन में एक कदम है। नंबर दो, रशिया चाइना पार्टनरशिप और मजबूत। इससे चाइना की करेंसी युआन ज्यादा इस्तेमाल होगी। मतलब रशिया इनडायरेक्टली अपनी एनर्जी ट्रेड को चाइना के फाइनेंशियल सिस्टम से जोड़ रहा है। इससे चाइना को फायदा होगा, उसका ग्लोबल इंफ्लुएंस जो है वो बढ़ेगा। इसके अलावा दोस्तों, यूरोप के लिए यह संदेश है। क्या है यूरोप के लिए मैसेज? इस पर भी गौर किया जाए। रियलिटी, यूरोप अब रशियन ऑयल गैस पर बहुत कम डिपेंडेंट है, तो अभी के लिए इसका डायरेक्ट इंपैक्ट कम है। लेकिन रशिया यह सिग्नल दे रहा है कि अगर वापस आना है तो हमारी कंडीशंस, हमारी शर्तों पर आना होगा। इसके अलावा सैंक्शन से बचने का तरीका, आर्थिक प्रतिबंधों से बचने का तरीका कैसे? आपके स्क्रीन पर अमेरिका और वेस्ट ने रशिया को स्विफ्ट और फाइनेंशियल सिस्टम से काफी हद तक आइसोलेट किया है। युआन में ट्रेड करने से वेस्टर्न सैंक्शंस का असर कम होता है। नंबर दो, चाइना के बैंक्स और पेमेंट सिस्टम का इस्तेमाल होता है। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। यानी कि एक तरह से आप कह सकते हैं बहुत बड़ा इकोनॉमिक चेंज नहीं है, मगर एक संदेश है, और इस संदेश को समझने की कोशिश कीजिए। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह से ईरान पर युद्ध थोपा है, उसके बाद हॉर्मुज की खाड़ी में जिस तरह से संकट आया है, तेल कारोबार को लेकर जो काले बादल छाए हुए हैं, रशिया यह दुनिया को बताना चाहता है कि ट्रंप की जिद और नेतन्याहू की हवस के चलते अब दुनिया तबाही के रास्ते पर है, और इस पर हम मौके पर चौका लगाना नहीं भूलने वाले हैं। मुद्दा यह है, मकसद यह है दोस्तों, और इसीलिए मैं निहायत ही आसान लफ्जों में यह पूरी बात आपको समझाता हूं। अब, और यह बहुत बड़ा सवाल है कि क्या जमीनी जंग होगा? जब डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि मंगलवार को मैं ईरान पर कहर बरपा दूंगा, नर्क बरसा दूंगा, तो इसके मायने क्या हैं? और इसके लिए मैं आपके सामने एक बहुत अहम पड़ताल लेकर आया हूं जो बीबीसी में है दोस्तों। बीबीसी की रिपोर्ट क्या कहती है आपके स्क्रीन पर? अमेरिका तमाम जोखिमों के बावजूद क्या ईरान में जमीनी सैन्य कार्रवाई करेगा? इसकी गुंजाइश कम है, और कैसे है मैं आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहले, इराक विल नॉट बी रिपीटेड। सरल शब्दों में कहा जाए, जब 9/11 का हमला हुआ था और उसके बाद अमेरिका ने इराक पर हमला कर दिया था, तो इराक में तबाही मच गई थी। आईएस ने जन्म लिया था, लिहाजा अमेरिका उसे दोहराएगा नहीं। और बीबीसी क्या कहता है, गौर फरमाएं। ज्यादातर एनालिस्ट और विशेषज्ञ इस बात से इनकार करते हैं कि वॉशिंगटन इराक पर हुए हमला जैसा कोई नजारा या परिदृश्य दोहराएगा। उस हमले की याद आज भी उसके गंभीर नतीजों के साथ ताजा हैं, जिसने मधुपुर में खूनी सांप्रदायिक संघर्षों को जन्म दिया और चरमपंथी हथियारबंद संगठनों के उभार का रास्ता खोला।
इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप में ईरान मामलों के विशेषज्ञ निस्सान रफ़ाती पूरी तरह जमीनी हमले और आपात स्थिति के लिए तैयार की गई सैन्य योजनाओं के बीच फर्क करते हैं। उनका कहना है कि तेहरान के साथ 4 दशकों के टकराव ने अमेरिकी सेंट्रल कमांड को हर संभावित हालात के लिए तैयार रहने को मजबूर किया है। कोशिश रहेगी एक सीमित युद्ध हो, और इस सीमित युद्ध यानी लिमिटेड वॉर का मकसद क्या है? द मेन एम ऑफ अ लिमिटेड वॉर। वो इस संभावित कार्रवाई की वजह यह बताते हैं कि अमेरिका या तो संवर्धित यूरेनियम यानी एनरिच्ड यूरेनियम पर नियंत्रण पाना चाहता है, कंट्रोल करना चाहता है, जो अपने आप में बेहद कठिन काम है, या फिर हॉर्मूज जल डमरू मध्य यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर ईरान के दबदबे से निपटना चाहता है। यह वही मार्ग है जिससे दुनिया का 20% तेल व्यापार होता है। और याद कीजिएगा डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा था, मुझे ईरान का तेल चाहिए। सारा खेल तेल का है दोस्तों, यह खेल का तेल है बाबू भैया। जी हां, अब हमें समझना पड़ेगा, और ये 2 अहम मुद्दे हैं। और कौन कौन से मुद्दे? नंबर 1, द डेंजर्स फॉर यूएस, अमेरिका के लिए क्या खतरे हैं, और दूसरा, द थ्रेट फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस। क्योंकि ईरान अकेला नहीं है, उसके साथ हिजबुल्लाह है, उसके साथ हौथी हैं, और उसके साथ एक हमस भी है। अगर जमीनी युद्ध होता है तो अमेरिका को इस एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का भी सामना करना पड़ेगा। गौर फरमाएं, विशेषज्ञों के मुताबिक अमेरिका का किसी चुनिंदा जमीनी सैन्य कार्रवाई से उतरना भारी खतरों से भरा हुआ है, चाहे वो अमेरिकी सैन्य बलों के लिए हो या पूरे क्षेत्र के लिए। यह खतरा खास तौर पर इसलिए और बढ़ जाता है क्योंकि इराक, यमन और लेबनान में ईरान समर्थक गुटों की ओर से धमकियां दी जा रही हैं, जिन्होंने मौजूदा संघर्ष शुरू होने के बाद बार बार अमेरिकी हितों को निशाना बनाया। और सबसे बड़ी बात, हॉर्मूज में हालात बद से बदतर हैं, और अब यमन के बाब अल मंदेब में भी वही गतिरोध, वही स्टैंड ऑफ जो है हो सकता है। आपके स्क्रीन पर वो खास तौर पर लाल सागर में बाब अल मंदाब जल डमरू मध्य में नौवहन को लेकर हूतियों की धमकियों को लेकर चिंता जताते हैं, जिससे दुनिया के तेल व्यापार के 2 सबसे अहम समुद्री रास्तों पर घुटन की स्थिति पैदा हो जाएगी। नवंबर 2023 से लेकर 2025 के बीच ईरान समर्थित हूथियों ने लाल सागर में कम से कम दर्जनों जहाजों को निशाना बनाया था। हूथी उत्तरी यमन और राजधानी सना पर काबिज हैं। रफाती बताते हैं कि ये हमले इस्राइल के खिलाफ युद्ध में गजा के समर्थन में किए गए। सबसे बड़ी बात दोस्तों, अगर वाकई जमीनी युद्ध शुरू हो जाता है तो यह बहुत बड़ी भूल होगी, अ रॉन्ग डिसीजन इफ कैरीड आउट। कैसे, और एक्सपर्ट्स इस बारे में क्या कहते हैं, हमारा ध्यान इस पर भी जाना चाहिए। कनाडा की ओटावा यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर और लंदन स्थित शोध संस्थान चैटम हाउस के फेलो टॉमस जूनो किसी भी जमीनी कार्रवाई की उपयोगिता पर सवाल उठाते हैं। उनके मुताबिक काम की जटिलता यानी कॉम्प्लेक्सिटी और उसके सफल होने की बेहद कम संभावनाओं के बावजूद ट्रंप अपने गलत फैसलों को दोहरा सकते हैं। जूनो कहते हैं कि खाड़ द्वीप पर हमला करना उसे अपने कब्जे में बनाए रखने से कहीं ज्यादा आसान है, क्योंकि वहां मौजूद अमेरिकी सेनाएं ईरानी हमलों के लिए एक खुला निशाना बन जाएंगी। उनके मुताबिक तेहरान के तेल निर्यात को नुकसान पहुंचाने की कीमत वॉशिंगटन को बहुत भारी दाम के रूप में चुकानी पड़ सकती है। सही सुना आपने। कल्पना कीजिए अगर खाड़ द्वीप पर अमेरिका ने कब्जा कर दिया तो होने क्या वाला है, सारे अमेरिकी सैनिक जो हैं वो सिटिंग डक्स हो जाएंगे, और उसके बाद लगातार ईरान हमला करने वाला है। और फिर सोचिए कितनी बड़ी तादाद में अमेरिकी सैनिकों की लाशें वापस अमेरिका पहुंचेंगी। बहरहाल, जैसे मैंने बताया दोस्तों, ईरान में अमेरिका और इस्राइल ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं, तापमान बढ़ा रहे हैं। आपके सामने एक और खबर जो मैं वीडियो के जरिए बताना चाहता हूं, ओपन सोर्स इंटेल बता रहा है कि सेंट्रल तेहरान ईरान में जबरदस्त धमाके हुए। आइए देखते हैं वीडियो। खबर एक और आ रही है दोस्तों जिसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। एक्सियस की खबर,
और मैं इसे अंत में इसलिए ले रहा हूं क्योंकि अब तक ईरान ने ऐसी किसी कोशिश को खारिज कर दिया। यह खबर क्या कहती है मैं आपको बताता हूं। यह खबर यह कहती है कि जो तमाम मीडिएटर्स हैं, जिसमें पाकिस्तान, टर्की शामिल हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि 45 दिनों का युद्ध विराम यानी सीज फायर की घोषणा हो जाए और उसके बाद क्या होगा कि यह युद्ध हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। खबर क्या कहती है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहले क्या चल रहा है, यूनाइटेड स्टेट्स, ईरान और कुछ रीजनल मीडिएटर्स जैसे पाकिस्तान, इजिप्ट मिलकर 45 दिनों की सीज फायर यानी युद्ध विराम की बात कर रहे हैं। अगर ये 45 दिन शांति से निकल जाते हैं तो आगे चलकर परमानेंट पीस डील भी हो सकती है। अभी टेबल पर क्या है, एक तरह का 45 दिन का पॉज प्लान डिस्कस हो रहा है। इसके पीछे एक 15 पॉइंट प्लान भी है जिसमें शामिल हो सकता है दोनों तरफ से हमले रोकना, कुछ सिक्योरिटी गारंटीज देना, आगे न्यूक्लियर और रीजनल मुद्दों पर बात करना। यह इतना जरूरी या इंपॉर्टेंट क्यों है? अगर यह सीज फायर हो जाता है तो तुरंत बड़े हमलों का खतरा कम हो जाएगा, गल्फ में तेल फैसिलिटीज और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर एस्केलेशन रुक जाएगा, अमेरिका इस्राएल के डीप स्ट्राइक्स भी यानी कि उनके परमाणु और मिसाइल साइट्स पर, ईरान के परमाणु और मिसाइल साइट्स पर, वो भी रुक जाएंगे। मतलब पूरा वॉर थोड़ा पॉज मोड में आ जाएगा। लेकिन इसमें कुछ पेचीदगियां हैं, कुछ दिक्कतें, और वो दिक्कतें क्या क्या हैं एक एक करके आपके स्क्रीन पर। पहले की टॉक्स ऑलरेडी फेल हो गई हैं। जहां तक ईरान की बात करें, यूएस की कंडीशंस उसे अनएक्सेप्टेबल हैं, यूएस की जो शर्तें हैं उसे मंजूर नहीं है। इस्लामाबाद में डायरेक्ट मीटिंग भी रिफ्यूज कर चुका है, यानी कि ईरान कह चुका है हम इस्लामाबाद में बातचीत नहीं करेंगे। अब जहां तक अमेरिका की बात है, ट्रंप खुलकर धमकी दे रहे हैं कि अगर चीजें नहीं बांधी गई तो और बड़े हमले होंगे। मगर इसमें दो राय नहीं है दोस्तों, अगर वाकई 45 दिनों का सीज फायर इंप्लीमेंट हो जाता है तो वो इस इलाके के लिए बहुत बड़ी खबर होगी। मगर जैसे मैंने कहा ना दोस्तों, ये महज चर्चाओं की बात है और हम इस शख्स को नहीं भूल सकते हैं, नेतन्याहू। ये व्यक्ति जब मामला सुलझ रहा होता है तो मैं नहीं जानता हूं इसके दिमाग में क्या चल रहा होता है, ये अचानक मुद्दे को उलझा देता है। हमने लेबनान में देखा, हमने गजा में देखा। ईरान के साथ ऐसा दोहराना मुश्किल होगा इस्राएल के लिए, वो भी अकेले, क्योंकि ईरान की क्या ताकत है दुनिया देख चुकी है। और इस मंच पर इससे जुड़ी तमाम जानकारियां मैं आप तक पहुंचाता रहूंगा, यह मेरा वादा है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।